हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है अन्वीक्षा सीरीज। और इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत यूनिक कुछ क्वेश्चनों का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलग अलग दिन जो है आपको इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। बहरहाल आज इसमें हम लोग लेकर के आए हैं बेहतरीन उत्तराखंड के 20 प्रश्न। आपको अपना स्कोर जो है वो लास्ट में कमेंट में बताना है कि कितने प्रश्न आप इसमें सही कर पाए। और प्रत्येक दिन आपके पास ये सीरीज जारी रहेगी और ये सीरीज आपके पास PYQ से रिलेटेड है। ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। बस वही क्वेश्चन है, यदि बदलाव होगा तो उनमें थोड़ा सा बदलाव किया गया होगा बस। बाकी सभी क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से। यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चंस पर आए उससे पहले आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस के साथ। पटवारी, लेखपाल, वीडियो, VPDO, फॉरेस्ट गार्ड या फिर उत्तराखंड के ऑल वनडे एग्जाम्स का जो भी हमारे पास PCS के बैचेस वगैरह भी हैं, सभी प्रकार के जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब नए बैचेस की फीस जो है वो मात्र 500 रुपये प्रति माह से जो है वो शुरू की गई है। तो अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकता है, या फिर अगर आप डोईवाला से हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, पुलिस स्टेशन डोईवाला के नजदीक। चलिए आगे चलते हैं, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे भाई। पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। यहाँ पर सबसे पहला कथन दिया है, उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना 2003 में हुई। बिल्कुल सही बात है भाई। जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना 2003 में हुई, पंतनगर के अंतर्गत हुई। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन है भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, कथन बी जो है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, उत्तराखंड जैविक अभिपरमाणन अभिकरण। उत्तराखंड जैविक अभिपरमाणन अभिकरण 2015 में स्थापित हुआ। यहां पर इस कथन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि राज्य में जैविक कृषि अधिनियम आया भाई 2019 में। जैविक कृषि अधिनियम उत्तराखंड के अंतर्गत 2019 में आया और जैविक कृषि अधिनियम 2019 के तहत स्थापना हुई है जैविक अभिपरमाणन अभिकरण की। तो इसका मतलब 2015 सही आंसर हमारे पास नहीं है। वैसे हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हमको यहीं पर मिल गया, असत्य बताना था, असत्य ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं, मछखाली रानीखेत के उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षित एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है। बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। मछखाली रानीखेत के उत्कृष्टता केंद्र को यहाँ पर प्रशिक्षित केंद्र के रूप में उच्चीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य, जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से देहरादून स्थित यूनेस्को द्वारा वन्यजीव संस्थान में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपको इस स्टेटमेंट से प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने बताया जैविक कृषि एक्ट कब आया हमारा, तो जैविक कृषि एक्ट आया 2019 में। यहाँ पर अगर आपके पास पूछेगा कि भाई विश्व का पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र, तो वो कहाँ स्थापित किया गया है? वन्यजीव संस्थान देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये संस्थान की स्थापना है। लेकिन अगर ये प्राकृतिक धरोहर केंद्र बोलेगा तो कब घोषित किया गया? 2013 में इसे प्राकृतिक धरोहर केंद्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया और 2014 में इसको घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि 2013 में प्रस्ताव रखा गया था और 2014 में इसे पहला जो है विश्व का प्राकृतिक धरोहर केंद्र घोषित कर दिया गया था। इसका आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जब यहाँ पर ये सारी चीजें पूछ ली गई तो आपके पास कुछ चीजें और यहाँ से पूछी जा सकती है भाई। इसी के साथ आप ध्यान रख सकते हो कि आपके पास अगर पूछ लिया कि उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, परसों ही जो है मैंने ये सब चीजें आपको पढ़ाई हैं भाई क्लास में। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, हमारे यहाँ सेकंड बैच वाले बच्चे जो है वो इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से जानते हैं।
तो आप बताओगे सबसे पहली बात, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना। अगर आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो 8 जून 2001। अगर यहीं पर इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई भाई? अगर आपसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी पूछे राज्य में, तो ये स्थापित हुआ 8 जून 2006। इस प्रकार आपको इसके आसपास से आने वाली सभी चीजें ध्यान रख लेनी है भाई। तो जैविक कृषि एक्ट भी ध्यान रखेंगे आप, 2019 में बना। पंतनगर में जैविक उत्पाद परिषद, मझखाली वाला आप पॉइंट ध्यान रखेंगे और ये भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। उत्तराखंड को बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है भाई, भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे यहाँ पर हमारे पास क्यों कहा जाता है पूछा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रतिवर्ष रेशम की 2 फसल होती। क्योंकि उत्तराखंड में प्रतिवर्ष रेशम की 2 फसलें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत 2 फसल होती है। इसके अलावा रेशम उत्पादन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना कि राज्य में रेशम उत्पादन की शुरुआत, राज्य में रेशम का उत्पादन जो है, रेशम उत्पादन की शुरुआत कब होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं रेशम उत्पादन की शुरुआत हमारे राज्य के अंतर्गत वर्ष 1958 में हो गई थी भाई, 1958 में हो गई थी। कहाँ से ये शुरुआत होती है? देहरादून से, रेशम कीट फार्म से भाई। देहरादून में रेशम कीट फार्म से जो है राज्य में रेशम के उत्पादन की शुरुआत होती है वर्ष 1958 में। हालांकि अगर ऐसे देखें तो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि कुमाऊं में चंद्रवंशी राजा जो है इंद्रचंद के द्वारा रेशम का कारखाना लगाया गया था, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास पूछे जाए शुरुआत कब से हुई औद्योगिक तौर पर, तो हम बोलेंगे 1958 से। दूसरी बात, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2007 में देहरादून में सिल्क पार्क की स्थापना हुई। तो सिल्क पार्क अगर आपसे पूछे तो आप जानते हैं कहाँ है, देहरादून के अंतर्गत है, और इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में हुई। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 फसल प्रतिवर्ष जो है वो रेशम की होती है। इतना आपको इसके संबंध में ध्यान रखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गांधी जी के आदेश पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा नामक स्थान पर, धरासणा नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वालों में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो आपको प्रश्न यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है। गांधी जी के आदेश पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा नामक स्थान पर भाई, धरासणा में नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंडी व्यक्ति कौन थे? सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। किसके आदेश पर? गांधी जी के आदेश पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर देखेंगे अगर, ऑप्शन है भैरवदत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल, गोरखवीर खड़क बहादुर और गोविंद बल्लभ पंत। तो पहली बात तो आप एक बात ध्यान देंगे भाई, अगर आपको नमक डिपो पर धरना पूछ रहा है तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल। लेकिन आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में 78 सत्याग्रहियों में से कितने व्यक्ति उत्तराखंड से थे? तो आप जानते हैं 3 थे, और वो ये 3 व्यक्ति हैं भाई, वो ये 3 व्यक्ति हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से 3 अनुयायी थे, भैरवदत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल और गोरखवीर खड़क बहादुर। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो गांधी जी का दांडी मार्च था उसमें जो है ये सम्मिलित थे। दूसरी बात, ज्योतिराम कांडपाल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इन्हीं के द्वारा देघाट के अंतर्गत उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी। तो आपसे ये भी पेपर में पूछेगा, देघाट के उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना है यहाँ पर, देघाट का उद्योग मंदिर ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा स्थापित किया गया, ये ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर पूछ लेता है एक और प्रश्न इसी चीज से संबंधित, आपसे अगर कभी पूछे कि कुमाऊं में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया,
कुमाऊं में नमक आंदोलन का नेतृत्व। और यही प्रश्न अगर हमारे पास थोड़ा सा बदल दिया जाए और ये बोले कि गढ़वाल में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जब आपसे बोलेगा कुमाऊं में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो तब आपका उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो है कुमाऊं में नमक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। जब आपसे पूछेगा गढ़वाल में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो गढ़वाल में नमक आंदोलन का नेतृत्व प्रताप सिंह नेगी के द्वारा किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे भाई यहाँ पे अच्छे तरीके से, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही शानदार प्रश्न है। उत्तराखंड विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको विधानसभा अध्यक्ष बताने हैं भाई क्रम से। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राज्य में सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, जो ऑप्शन में भी नहीं है हमारे पास, ऑप्शन में आगे वाले हैं सब। तो प्रकाश पंत जो है वो सबसे पहले थे। अगर आपसे पूछेगा 2001 से 2002 तक, 2001 से 2002 तक राज्य में विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम सरकार के दौरान कौन रहे? प्रकाश पंत। फिर हमारी जो है 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा का गठन हुआ, तब विधानसभा अध्यक्ष बनकर के आए यशपाल आर्य, और ये हमारे निर्वाचित विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे। अब आप जानते हैं कि चुनाव 5 साल के लिए हुए, तो 2002 से और 2007 तक, ठीक है, 5 साल विधानसभा का कार्यकाल। यशपाल आर्य के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर अगले विधानसभा अध्यक्ष बने अब स्वर्गीय हरवंश कपूर जी। स्वर्गीय हरवंश कपूर 2007 से लेकर के और यहाँ पर हमारे पास 2012 तक का जो समय, यानी हम लोग कहेंगे दूसरी निर्वाचित विधानसभा। फिर इसके बाद हमारे पास अगले विधानसभा अध्यक्ष बने यहाँ पर क्या नाम है ये, गोविंद सिंह कुंजवाल जी। कौन बने अगले यहाँ पर? गोविंद सिंह कुंजवाल। और गोविंद सिंह कुंजवाल जी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 12 से 17, 2012 से लेकर के 17। फिर हमारे पास प्रेमचंद्र अग्रवाल जी आए, और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जो है हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे 2017 से लेकर के और 2022 तक, 2017 से 2022 तक। तो पहले प्रकाश पंत 2001 से 2002 तक, फिर यशपाल आर्य 2002 से 7 तक, फिर हरवंश कपूर 7 से 12 तक, फिर गोविंद सिंह कुंजवाल 12 से 17 तक। अब वर्तमान में हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हैं यहाँ पर रितु खंडूड़ी, जो राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2022 से जो है, और अभी ये 27 तक का इनका कार्यकाल है। 27 में आगे जीतेंगी तो आएंगी, नहीं तो जो है 27 तक इनका कार्यकाल है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व करो। क्या कह रहा है? कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन आएगा। तो अगर इनमें सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले इनमें किसको आना चाहिए? यशपाल आर्य। फिर इसमें आएंगे कौन? हरवंश कपूर। फिर इसके बाद आएंगे गोविंद सिंह कुंजवाल, और फिर उसके बाद आएंगे कौन? प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो यानी अगर मैं देखूंगा तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सेवा का अधिकार अधिनियम से। अब अगर आपके पास पूछेगा कि सेवा का अधिकार अधिनियम कब आया राज्य में, तो सही आंसर मानेगा 2011 को। और अगर आपसे पूछेगा सेवा का अधिकार आयोग, ध्यान रखना है कि राज्य में सेवा का अधिकार आयोग इसी अधिनियम की धारा 12 और 13 के तहत गठित किया गया है। तो इस अधिनियम की धारा 12 और 13 के तहत जो है हमारे पास यहाँ पर आयोग बनाया गया है। कौन सा आयोग? सेवा का अधिकार आयोग। ये कब आया था अधिनियम हमारे पास? यहाँ पर वर्ष 2011 के अंतर्गत। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी देना है इस पर भाई। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, पहले लोकायुक्त कौन थे उत्तराखंड के, बताने हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है न्यायमूर्ति M.A. घड़ियाल, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यायमूर्ति अशोक देसाई, तीसरा ऑप्शन दिया है न्यायमूर्ति S.H. रचा, चौथा ऑप्शन दिया है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा।
ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है। अब थोड़ा एक बात आप लोग ध्यान से समझना कि हमारे यहाँ लोकायुक्त अभी तक दो ही रहे, क्योंकि 2013 के बाद से लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति जो है वो पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। सुप्रीम जो है इस पर रोक लगा दी गई, एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं। तो पहली बात अगर हमारे पास पूछता है कि हमारे पहले लोकायुक्त कौन रहे, तो प्रथम लोकायुक्त रहे न्यायमूर्ति एस.एच. रजा। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उत्तराखंड में पढ़ाया भी है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया है, दोबारा समझा देता हूँ। 2002 से लेकर के 2008 तक यहाँ पर जो है न्यायमूर्ति एस.एच. रजा हमारे पहले लोकायुक्त थे, फर्स्ट लोकायुक्त थे। बिल्कुल सही आंसर ये होगा। लेकिन 2008 से लेकर के वर्ष 2008 से 2013 तक दूसरे लोकायुक्त रहे हमारे, दूसरे लोकायुक्त सेकंड लोकायुक्त रहे हमारे न्यायमूर्ति M.A. घिल्डियाल। ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति M.A. घिल्डियाल 2008 से 2013 तक यहाँ पर जो है वो लोकायुक्त रहे। 2013 के बाद से लोकायुक्त की पद जो है खाली है। कब से खाली है राज्य में लोकायुक्त का पद? तो 2013 से। ध्यान रखना है, 2013 से लोकायुक्त का पद खाली है। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 2023 में हाई कोर्ट ने अपना एक जजमेंट सुनाया, नैनीताल हाई कोर्ट ने, और इस जजमेंट में कहा गया कि भैया लोकायुक्त विभाग में जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, 2013 से लोकायुक्त नहीं है, जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए लोकायुक्त विभाग के सभी वित्तीय लेन देन बंद कर दिए जाएं। इस विभाग के सभी वित्तीय लेन देन बंद कर दिए जाएं। तो इस विभाग के वित्तीय लेन देन पर हाई कोर्ट ने कब रोक लगा दी? 2023 में। 2013 से पद खाली है, तो पहले लोकायुक्त कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति एस.एच. रजा। दूसरे लोकायुक्त का पद यहाँ पर कौन था? न्यायमूर्ति M.A. घिल्डियाल। और 13 के बाद से लोकायुक्त है ही नहीं। और अगर हमारे पास पूछ लेता है कि राज्य में लोकायुक्त अधिनियम कब बनाया गया, राज्य में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ, ध्यान देना इस बात पर भाई, लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ राज्य में 2011 में। लेकिन इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली भैया, इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली? तो ध्यान देना, इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली 2013 के अंतर्गत। 2013 में इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली। तो अधिनियम भी पूछेगा तो वो भी ध्यान रख लेना, और ये कुछ पॉइंट लोकायुक्त के संबंध में ध्यान रख लेना। हाँ, एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे कि लोकायुक्त कितने सदस्यीय निकाय है? तो ध्यान रखना, लोकायुक्त अधिनियम के तहत 5 सदस्यीय निकाय है भाई। ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि यह एक 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरी बात, आप इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य SC महिला और दूसरा जो है एक सदस्य ST महिला होना अनिवार्य है। यह आप ध्यान रखेंगे। लोकायुक्त 5 सदस्यीय, ध्यान रखना, लोकायुक्त अधिनियम के तहत लोकायुक्त 5 सदस्यीय निकाय है, जिसका अध्यक्ष जो है वो राज्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होता है। परंतु अगर आपके पास यहां पर पूछ रहा है कि इस 5 सदस्यीय निकाय में कौन कौन होता है, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें एक SC की महिला और एक ST की महिला शामिल होती है लोकायुक्त निकाय के अंतर्गत। और ये निकाय के अध्यक्ष होते हैं हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल, यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं या जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये बातें आपको इसमें नोट कर लेनी है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी एक अच्छा प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बढ़िया प्रश्न है। यहाँ ये प्रश्न हमारे पास जो है राज्य सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार की ई-गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा पोर्टल सम्मिलित नहीं है भाई? पहली बात आपके पास पूछेगा गति शक्ति पोर्टल, बिल्कुल PM गति शक्ति पोर्टल बिल्कुल है भाई। गति शक्ति पोर्टल किस चीज के लिए? ये अवसंरचना से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है भाई, अवसंरचना से संबंधित है। अच्छा, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपके पास, क्या संबंधित है अवसंरचना से?
तो यहाँ अगर आपके पास पूछा जा रहा है तो ध्यान देना, मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। अवसंरचना से संबंधित है, किस प्रकार अवसंरचना संबंधित है, थोड़ा एक बार इसका हम लोग बढ़ा देते हैं। अवसंरचना संबंधित है, अगर पूछेगा क्या है ये, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये विकास परियोजनाओं की समीक्षा है। विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने हेतु ये क्या करेगा, विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेगा। इसके लिए दूसरा आपके पास पूछेगा दर्पण पोर्टल क्या है। दर्पण पोर्टल नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो है हमारा, इसके द्वारा जो है ये एनजीओज के लिए बनाया गया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम लोग गैर सरकारी संगठन कहते हैं। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन और उनको सरकारी डोनेशन के लिए जो है यहाँ पर दर्पण पोर्टल बनाया गया है। तो गति शक्ति पोर्टल भी है, दर्पण पोर्टल भी है। उन्नति पोर्टल सरकारी योजनाओं की देखरेख के लिए है भाई, सरकारी परियोजनाओं पर निगरानी हेतु भाई उन्नति पोर्टल भी है हमारा। ये पोर्टल ध्यान रखना, परंतु राज्य में संस्कार पोर्टल कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा था कौन सा नहीं है। बाकी ध्यान रखना है कौन सा किससे संबंधित है, ये पोर्टल भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? नहीं बल्कि की जा चुकी है। तो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना जो है ये नौथा गांव टिहरी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, और ये जो है 10 करोड़ की लागत के साथ बन रहा है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये राज्य का पहला एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है जो नौथा गांव टिहरी में बन रहा है 10 करोड़ की लागत से। क्या होगा यहाँ पर, होगा क्या, ये एक प्रसंस्करण इकाई के रूप में काम करेगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं क्लास के, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन प्रसंस्करण इकाई के पीछे क्या कहानी है। आजकल जो है खूब चलता है हमारे पास ये प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं भाई, राज्य के उत्पादों को प्रोसेस करके जो है कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो अगर आपसे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बोल रहा है, ध्यान रखना नौथा गांव टिहरी के अंतर्गत जो है प्रसंस्करण इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। अच्छे तरीके से इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर भाई, कुमाऊं परिषद आ गई, आपकी फेवरेट कुमाऊं परिषद करते रहते हो। देखना यहाँ पर भाई, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये तो आप लोगों के लिए बड़ा सामान्य सा प्रश्न है भाई। कुमाऊं परिषद के पहले अध्यक्ष जो है वो जयदत्त जोशी थे, ये आप सभी लोग जानते हैं। कुमाऊं परिषद की अगर आपसे स्थापना पूछ ले रहा है तो कुमाऊं परिषद के बारे में ध्यान रखना भाई। स्थापना कब हुई थी? स्थापना अल्मोड़े में हुई थी 30 सितंबर 1916 को, शायद 1916 को ही स्थापना हुई थी। हाँ, 30 सितंबर 1916 को स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद की। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन जो है, पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में हुआ। ध्यान रखना है, पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में हुआ, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ। पूछेगा आपसे कौन सा अधिवेशन कब हुआ, क्या किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ध्यान रखना पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़े में हुआ भाई। ये पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ। अब इसके बाद इस परिषद के जो है वो हमारे पास गनिया देवली अधिवेशन तक जो अधिवेशन हुए उन सभी के बारे में पूछता है, 6 के 6 अधिवेशनों के बारे में। तो ये ध्यान रखना, जैसे दूसरा अधिवेशन इसका जो है अगले वर्ष हुआ 24-25 दिसंबर 1918 को। दूसरा अधिवेशन अगर आपसे बोलेगा 24-25 दिसंबर 1918 को हुआ। ऐसे ही इस अधिवेशन में पूछेगा अध्यक्ष कौन थे, तो ये अधिवेशन आपका हल्द्वानी में हुआ। ध्यान रखना भाई, हल्द्वानी में दूसरा अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला इसके अध्यक्ष थे दूसरे अधिवेशन के। तो पहले अध्यक्ष जयदत्त जोशी, दूसरे अध्यक्ष तारादत्त गैरोला। ध्यान रखना दूसरा अधिवेशन 1918 में 24-25 दिसंबर को हुआ। तीसरा अधिवेशन इसके अगले साल हुआ। अगले साल अगर आपसे पूछेगा तो 22 से 24 अक्टूबर 1919 को कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन, यहाँ पे खूब क्वेश्चन आता है, ये कहाँ हुआ? तो ये कोटद्वार के अंतर्गत हुआ। कोटद्वार में राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की। राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने। इसी से आपके पास जो है
पूछ लेता है कि जंगलात का प्रस्ताव किसने रखा था इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में कुली उतार का प्रस्ताव किसने पेश किया था। ये दो उत्तर आप दोगे भाई मेरे को कमेंट में कि इस अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में जंगलात का प्रस्ताव किसने पेश किया था और कुली उतार का प्रस्ताव किसने पेश किया था। इस अधिवेशन की थीम थी हिंदू मुस्लिम एकता, तीसरे अधिवेशन की, जो 22 से 24 अक्टूबर को कोटद्वार में हुआ, राय बहादुर यहाँ पर बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में। तो पहले सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में, दूसरा 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को कोटद्वार में राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन जो है, चौथा अधिवेशन आपके पास 21 से 23 सितंबर 1920 को हुआ। कहां पर हुआ? काशीपुर के अंतर्गत हुआ। इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की। भाई जानते होंगे आप सभी लोग कि इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत। फिर आता है हमारे पास पांचवा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का। पांचवा अधिवेशन कब हुआ? तो 20 के बाद कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ भाई 1923 में जाकर के। पांचवा अधिवेशन की अध्यक्षता की बद्रीदत्त पांडे ने। भाई पूछेगा आपसे पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कुमाऊं परिषद के पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता की बद्रीदत्त पांडे ने। और ये पांचवा अधिवेशन हुआ टनकपुर के अंतर्गत। टनकपुर में इसका पांचवा अधिवेशन हुआ। कुमाऊं परिषद का छठवां अधिवेशन आपसे पूछेगा, तो छठवां अधिवेशन आप सभी लोग जानते हैं 1926 में हुआ। गनिया द्योली रानीखेत के अंतर्गत इसका जो है वो छठवां अधिवेशन हुआ। और इसी छठवें अधिवेशन में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस के अंतर्गत हो गया। आपसे पूछेगा इसकी अध्यक्षता किसने की? तो छठवें अधिवेशन की अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की। आपको 6 के 6 अध्यक्ष याद रखने हैं भाई कि कौन कौन जो है इसके अध्यक्ष बने, कब कब अध्यक्ष बने। तो पहले अध्यक्ष जयदत्त जोशी, दूसरे अध्यक्ष यहाँ पे तारादत्त गैरोला, तीसरे अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, चौथे अध्यक्ष हरगोविंद पंत, पांचवें बद्रीदत्त पांडे, छठवें बैरिस्टर मुकुंदी लाल। याद रखना है कब कब बने। कुछ ना याद रहे तो ये ध्यान रखना कि 1916 में बना कुमाऊं परिषद, 17 में पहला अधिवेशन, 18 में दूसरा, 19 में तीसरा, 20 में चौथा, 23 में पांचवा, 20 के बाद 23 में पांचवा और 26 में छठवां। और 26 में जो है कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस के अंतर्गत हो जाता है। तो इतना यहाँ पे कुमाऊं परिषद से आप ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल अमृत गंगा। अच्छा भाई गंगा वाला क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पर। अमृत गंगा मंडल में बालखिल्य से मिलती है। अच्छा मंडल यानी गोपेश्वर मंडल में, ठीक है भाई बिल्कुल सही है। अमृत गंगा जो है मंडल के पास बालखिल्य नदी से मिल जाती है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। दूसरा है केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिल जाती है। बिल्कुल केदार ताल से आने वाली केदार गंगा गंगोत्री में जो है गंगा से ना बोल करके हम भागीरथी से बोल सकते थे तो ज्यादा ठीक होगा। तीसरा है यहाँ पर हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, नहीं भैया, ऋषि गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है और ऋषि गंगा और अलकनंदा का संगम बद्रीनाथ के अंतर्गत, बद्रीनाथ के पास जो है वो बामणी गांव के निकट होता है। लगभग जो है वो इस क्षेत्र में यहाँ पर ऋषि गंगा मिल जाती है अलकनंदा नदी से बामणी गांव के आसपास। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का सही नहीं है बोल रहा है, तो सही जो है वो चौथा ऑप्शन नहीं है, डी वाला। आ जाएंगे भाई महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को तो आप लोग जरूर लिखेंगे भाई, इस प्रश्न को तो आप लोग जरूर लिखेंगे। पढ़ेंगे एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कथन, ध्यान से पढ़ेंगे। कथन, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है हमारे यहाँ कोटी बनाल। और कोटी बनाल शब्द अगर आप ठीक से समझोगे ना तो कोटी बनाल का वास्तविक मतलब है कोठी और बागान। कोटी बनाल का वास्तविक मतलब है कोठी और बागान। उन्हीं शब्दों को हम बोल रहे हैं कोटी बनाल शैली। तो उत्तराखंड में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है, बिल्कुल भूकंप रोधी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। भूकंप रोधी होती है, ऊष्मा के एक प्रकार से बैरियर के रूप में काम करती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा जो है ठंडा नहीं होने देती है।
गर्मियों में बहुत ज्यादा जो है गर्म नहीं होती है, ठंडियों में बहुत ठंडी नहीं होती है। तो इस शैली की, इस स्थापत्य शैली की ये विशेषता है, भूकंपरोधी होती है, बिल्कुल होती है। राज्य में आपको ध्यान रखना, महासु देवता का मंदिर हनोल के अंतर्गत कौन सी शैली में बना है, तो ध्यान रखना इसी कोटी बनाल शैली का प्रयोग किया गया है। हालांकि आज के समय में कोटी बनाल शैली धीरे धीरे जो है अपने गिरावट के कगार पर है, क्योंकि जो है आज के समय में एक तो इस प्रकार की शैली बनाने के लिए जो हमारे पास आवश्यक सामग्रियां हैं उनकी भी बड़ी कमी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज के समय में हमारे पास इस प्रकार की स्थापत्य कला के कारीगर जो है वो धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहे हैं, और नई पीढ़ी ये सब नहीं करना चाहती है। आजकल जो है नई पीढ़ी जो है टाइल वाली स्थापत्य शैली, मार्बल वाली स्थापत्य शैली विकसित कर रही है, तो कोटी बनाल शैली जो है वो धीरे धीरे अपने विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि महासु देवता का मंदिर इस शैली का एक उत्कृष्ट मंदिर है, हनोल के अंतर्गत, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इस शैली के बारे में ये दोनों कथन, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। भूकंपरोधी होती है, बिल्कुल होती है। दोनों कथन एक दूसरे से संबंधित भी हैं, तो अतः ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आता है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, सबसे पहले दे रखा है शोभन सिंह जीना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नहीं भैया, यही गलत है, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का। शोभन सिंह जीना आप लोग जानते होंगे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। पढ़ाया मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको। जहां तक अगर बच्चों को याद होगा, 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना के द्वारा उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना की गई थी। इन्होंने उत्तराखंड उत्थान परिषद की भी स्थापना की थी 30-31 मई 1988 को। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरी बात, इंद्रमणि बडोनी जी का संबंध उत्तराखंड क्रांति दल से था, बिल्कुल था। उत्तराखंड क्रांति दल आप सभी जानते हैं 1979 में मसूरी सम्मेलन में क्रांति दल की स्थापना हुई थी, और इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित थे। कॉमरेड पीसी जोशी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिल्कुल। कॉमरेड पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का भी गठन किया था। अगर आपसे पूछेगा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पीसी जोशी थे। 3 अक्टूबर 1970 को इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया था। भगत सिंह कोश्यारी, भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल जी, कोश्यारी जी का संबंध भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अल्मोड़ा जिले में मिर्तोला में स्थित, तो मिर्तोला आश्रम भाई, मिर्तोला में स्थित उत्तर वृंदावन आश्रम, जिसको मिर्तोला आश्रम भी कहते हैं हम, वही उत्तर वृंदावन आश्रम के संस्थापक स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, स्वामी कृष्ण प्रेम मूल रूप से ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और उनका जो नाम है यहाँ पर वो है आपके पास रोनाल्ड हेनरी निक्सन। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रोनाल्ड हेनरी निक्सन उनका मूल नाम है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, बहुत बार जो है पूछा भी गया। ये आपका PYQ का ही क्वेश्चन है भाई, ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपके पूछे जा चुके प्रश्न है किसी ना किसी में। हाँ, यहाँ क्वेश्चन आया एक बढ़िया क्वेश्चन भाई, निम्नांकित में से किस अनुसंधानकर्ता ने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया है? तो कौन सा अनुसंधानकर्ता ऐसा है जिसने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया है? ध्यान रखेंगे, गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन करने वाला यहाँ पर हो जाएगा विलियम सेक्स। इसके द्वारा जो है गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया। इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है यहाँ पर, जिसका नाम है डांसिंग द सेल्फ पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। डांसिंग द सेल्फ पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस, हाँ, इन द पांडव लीला ऑफ गढ़वाल। ध्यान रखना, डांसिंग द सेल्फ पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस, डांसिंग द सेल्फ पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस इन द पांडव लीला ऑफ गढ़वाल। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इसकी बुक है, विलियम सेक्स, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है भाई,
उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देखो, विद्यासागर नौटियाल, इंद्रमणि बडौनी, शोभन सिंह जीना, गगन सिंह रजवार। गगन सिंह रजवार जनजातीय क्षेत्र से आने वाले विधायक हैं। तो ये अपने शोभन सिंह जीना हमने अभी पढ़े। इंद्रमणि बडौनी आप जानते हैं यूकेडी से हमारे बचे एक ही विद्यासागर नौटियाल। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत नॉर्मल। आपके पास अगर यहाँ पर ऑप्शन कुछ और होते तो तब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, बाकी तो बड़ा सामान्य प्रश्न है। विद्यासागर नौटियाल जो है वो वामपंथी संगठन जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे। और आपको ध्यान रखना है 1980 में देवप्रयाग क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा में इसी सीपीआई के टिकट पर, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर विधानसभा भी पहुंचे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा देवप्रयाग सीट से 1980 में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास। बहुत अच्छी बुक भैया, तुम चुप क्यों रहे केदार के लेखक कौन है? आपको बताना है यहाँ पर, तुम चुप क्यों रहे केदार के लेखक कौन है जो है, ये किसकी रचना है? तो ये एनडीटीवी के संपादक हैं हृदयेश जोशी जी, इनकी रचना है भाई। ध्यान रखना, तुम चुप क्यों रहे केदार 2013 की केदारनाथ आपदा पर, 16-17 जून 2013 को जो केदारनाथ में आपदा आई, उस केदारनाथ आपदा पर इन्होंने पुस्तक लिखी, तुम चुप क्यों रहे केदार। एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शानदार पुस्तक है। आप हृदयेश जोशी की एक अन्य रचना याद रख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, लाल लकीर। अगर कभी आपसे पूछेगा लाल लकीर किसकी रचना है, तो ये भी हृदयेश जोशी जी की रचना है, याद रखेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, समाचार पत्र और संपादक आ गए भाई। देखो, आजकल समाचार पत्र से भी प्रश्न जो है हमारे पास आता ही रहता है। सबसे पहला हमारे पास शक्ति समाचार पत्र पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है संपादक? तो बिल्कुल शक्ति समाचार पत्र के संपादक बद्रीदत्त पांडे हैं। शक्ति आप लोग जानते हैं 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन से निकलना शुरू हुआ था। जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था तो तब बद्रीदत्त पांडे ने जनता के चंदे पर शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। बिल्कुल सही है भैया यहाँ पर। कर्मभूमि बिल्कुल सही है। भैरवदत्त धुलिया 1939 में समाचार पत्र लैंसडाउन से निकला, इसमें भी कोई दो राय नहीं है भाई, ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ समाचार पत्र मनमोहन पंत, नहीं, पुरुषार्थ समाचार पत्र मनमोहन पंत का नहीं, बल्कि पुरुषार्थ है हमारे गिरिजा प्रसाद नैथानी जी का, जो उनके पैतृक गांव नैथाना से प्रकाशित होता था। पहले बिजनौर से निकलता था पुरुषार्थ, बाद में उन्होंने अपने पैतृक गांव नैथाना से इसको प्रकाशित किया, और ये 1917 का पत्र है भाई हमारे पास। तरुण कुमाऊं बिल्कुल बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का पत्र है, 1922 में ये भी लैंसडाउन से आया था। ध्यान रखेंगे, इन समाचार पत्रों का लैंसडाउन से आया था। तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मैजनी के पत्र यंग इटली की तर्ज पर निकाला था, ये भी याद होना चाहिए। मैजनी के पत्र यंग इटली की तर्ज पर, यहाँ पर जो है यंग इटली की तर्ज पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने तरुण कुमाऊं निकाला था। तो पुरुषार्थ यहाँ पर मनोहर पंत का नहीं, बल्कि गिरिजा प्रसाद नैथानी का है। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र स्थित है। इस क्वेश्चन के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने इसके, यानी कल वाली क्लास में। तो ये जो है क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र, ये आपका रानीखेत के अंतर्गत है, क्योंकि कल जो है ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास इस क्षेत्र से एक आधा क्वेश्चन और होंगे, ये ध्यान रखना है। फिलहाल कि अगर आपसे क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र पूछे कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे यहाँ पर भाई, आ जाएंगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। देखो, प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, वो प्रथम व्यक्ति थे हमारे मोहन सिंह मेहता। आपसे कुछ बेगार आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बेगार आंदोलन में जेल जाने वाले या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ध्यान रखेंगे, ये पहले व्यक्ति हो जाएंगे कौन? मोहन सिंह मेहता। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर महापाषाणीय सावाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो महापाषाणीय सावाधान बोलेगा जब अगर आपसे, तो तब आपको सावाधान बोलने हैं मलारी में।
लेकिन अगर आपसे पूछेगा महापाषाणीय, यहाँ पे समाधान न पूछ के संस्कृति, तो महापाषाणीय संस्कृति की खोज द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर से, कौन से मंदिर से? द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर से जो है यहाँ पर महास्म संस्कृति की खोज 1877 में रिबेट कॉर्नॉक के द्वारा की गई। इसी रिबेट कॉर्नॉक को हम लोग उत्तराखंड में महास्म संस्कृति का जनक कहते हैं। ध्यान रखना है, महास्म संस्कृति या महापाषाणिक संस्कृति का जनक बोलेगा तो रिबेट कॉर्नॉक, इसने 1870 में द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से महास्म संस्कृति के अवशेष पता लगाए थे। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि महापाषाण समाधान जो है वो किस क्षेत्र संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे मलारी। इतना आज की क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और ये सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। बाकी इसके अलावा जो है कल मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, और इस सीरीज का जो हमने नाम दिया है वो दिया है अन्वीक्षा सीरीज। आप अपने स्कोर भी कमेंट में लिखिए और आपको कैसा ये वीडियो लगा ये जरूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। इसका नाम है हमारा यहाँ पर दैनिक विसंतिका। दैनिक विसंतिका का मतलब होता है 20 जो है प्रश्नों का समूह। तो प्रत्येक दिन ऐसे बेहतरीन 20 प्रश्नों के समूह हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं।